ठीक है। तो एप्लीकेशंस देखो, ये सारे एप्लीकेशंस है जहां पे इलिप्स ये कर्व यूज हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। तो वो जो ऑर्बिट है जो पाथ ट्रेस कर रहा है, और प्लैनेट वो जो कर्व है उसको वो भी इलिप्टिकल शेप है। देन ये एटम्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे जो पाथ ट्रेस हो रहा है वो भी इलिप्स है। देन ये विस्परिंग चेम्बर है। अब ये विस्परिंग चेम्बर में क्या, अगर यहाँ पे दो पीपल्स एफ एंड एफ, यहाँ पे दो पीपल्स अगर खड़े, और अगर किसी ने यहाँ से साउंड दिया है तो वो साउंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर दूसरे जो दूसरा पर्सन है उसके यहाँ पे वो साउंड रीच होगा। तो ये कहाँ पे भी कौन सी भी डायरेक्शन में आप वहाँ पे साउंड जनरेट करो, वो साउंड दूसरे पर्सन तक वहाँ पे रीच हो सकता है। तो ये जो डिजाइन है, इन दिस डिजाइन आल्सो इलिप्टिकल शेप इज यूज, लेकिन ये सेमी इलिप्स, हाफ इलिप्स है। देन ये ब्रिज है, ब्रिज में इलिप्स है। देन ये जो विंग्स है, विंग्स में भी अगर हम इमेजिनरी कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो इलिप्स जनरेट होगा। देन ये लिथोट्रिप्टर है, ये किडनी स्टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए और किडनी स्टोन को ब्रेक करने की ये मेडिकल की ट्रीटमेंट है। तो इसमें भी ये इलिप्टिकल शेप का इलिप्टिकल शेप है, ये हाफ इलिप्स है। तो वो इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज होता है। देन ये फिश के पीस से कट कर दिए तो भी वो जो पीसेस है वो भी इलिप्स शेप में आपको विजिबल रहेंगे। देन यहाँ पे ये अमेरिकन फुटबॉल है, सोप है, तो ये सारे इसमें इलिप्टिकल शेप अवेलेबल है। देन पैराबोला कहाँ कहाँ पे देखो, ये ब्रिज है, ब्रिज का शेप पैराबोलिक है। ये मैग्डी का जो सिंबल है इसमें दो पैराबोलाज है। और एप्लीकेशंस मतलब इफ वी थ्रो द बॉल इन द एयर इन अपवर्ड डायरेक्शन, then after that the ball trace the path, this path is also parabolic shape। then ये डिश एंटीना है, देन हेडलाइट है, तो ये सोलर पैनल है, सोलर डिश है। तो उसमें भी क्या है, यहाँ पे सॉरी पैराबोलिक शेप यूज किया है। देन ये अदर टू एप्लीकेशंस है जहाँ पे पैराबोलिक शेप आपको दिखाई दे रहा है। देन हाइपरबोलिक शेप का कहाँ पे, ये एयरपोर्ट है, इसका एयरपोर्ट का जो ऊपर का शेप है वो हाइपरबोलिक शेप है। देन ये जो है वो कूलिंग टावर्स है। कूलिंग टावर्स में जनरली यूज इन द स्टीम पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उसमें जो वाटर सर्कुलेट होता है उसको कूल करने के लिए ये कूलिंग टावर्स यूज करते हैं। तो उसका जो आउटर साइड है, आउटर कर्व्स है, वो कर्व क्या है, पैराबोलिक शेप है। देन ये जो टावर है, इस टावर का शेप जो आउटर शेप है वो भी पैराबोलिक है। देन ये चिप्स है, चिप्स का शेप। देन ये जो लैंप है, लैंप का शेप जो है आउटर साइड का वो भी पैराबोलिक है। ये आईफिल टावर है तो उसका जो शेप है वो भी पैराबोलिक शेप है। ठीक है। तो सो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी हाइपरबोलिक, आई एम वेरी सॉरी, हाइपरबोलिक शेप है। ये सारे हाइपरबोला के एग्जांपल्स एप्लीकेशंस। ओके। देन ये भी कुछ एग्जांपल्स है हाइपरबोला के। तो ये जो बनाना है उसका जो शेप जनरेट हो रहा है वो भी हाइपरबोला है। देन ये जो लैम्प स्टार्ट करने के बाद जो ऊपर आपको शेडिंग दिख रही है वो भी हाइपरबोलिक शेप है। देन ये कुछ ब्रिजेस है, ये मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल है, वहां पे ये जो आपको कर्व्स दिख रहे हैं वो भी हाइपरबोलिक कर्व है। ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे ये कर्व्स मतलब इधर हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स, ये कर्व्स वहां पे यूज होते हैं। So these are the applications of the curves, first three curves: ellipse, parabola, and hyperbola. Then next, conic. The conic section or conic is defined as the locus of point moving in a plane in such a way that the ratio of its distance from the fixed point and a fixed straight line is always constant. ओके। तो मैं अभी शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और अब कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। सो आपने इसके पहले इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला आपने स्टडी किया होगा। ठीक है। तो ये जो हम मेथड है, हमारे पास दो मेथड्स है। वन इज द डायरेक्ट्रिक फोकस मेथड है एंड सेकंड वन इज द रेक्टेंगुलर मेथड है। ऐसे दो मेथड्स हमें स्टडी करना है। ठीक है। तो जो पहली है उसमें डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड।
तो डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड हमें स्टडी करना है। तो डायरेक्ट्रिक फोकस मेथड में हमें इसेंट्रिसिटी ये कंसेप्ट होता है, इसेंट्रिसिटी। सो फर्स्ट टेल मी दैट फॉर इलिप्स इसेंट्रिसिटी कितनी होती है इलिप्स की? फॉर द इलिप्स 0 to 1. Ellipse is less than 1. Then for parabola Equal to 1. and hyperbola Greater than greater 1. than 1. अब ये इसेंट्रिसिटी क्या होती है? अब देखो, there is one vertical line. This vertical line is called as the directrix. Okay, directrix or fixed line, also called as fixed line. Okay, then there is one line which is exactly perpendicular to the directrix. अब ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो exactly perpendicular to the directrix है. This line is called as the axis. This line is called as the axis. Okay, then आप लोगों को पता है कि आपने इलिप्स ड्रॉ किया होगा और इलिप्स कैसे होता है वो भी आपको पता है. उसको दो एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. ओके, तो और पैराबोला कैसा होता है? पैराबोला ये है और आपका हाइपरबोला इस ऐसे होता है. तो यहाँ पे ये जो पाथ्स है, ये जो कर्व्स है, वो कर्व्स कैसे जनरेट हुए? देयर इज अ पाथ ट्रेस बाय वन सिंगल पॉइंट. कोई तो एक पॉइंट है, सपोज पी पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया और व्हेन दिस पी पॉइंट स्टार्ट टू मूव एंड ट्रेस वन पाथ, एक पाथ उसने जनरेट किया है. सो दिस पाथ इज कॉल्ड एज द आइदर पैराबोला, आइदर हाइपरबोला और द इलिप्स. ठीक है, कोई तो एक पॉइंट है और वो पॉइंट किसी एक डायरेक्शन में मूव होकर एक पाथ जनरेट कर रहा है. सो दिस पाथ इज कॉल्ड एज द कर्व. ओके, आइदर पैराबोला होगा, वो हाइपरबोला होगा और इलिप्स होगा. ठीक है, तो ये कर्व जनरेट हो रहा है. अब आपको इलिप्स में पता है कि दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे F1 होता है और ये यहाँ पे F2 होता है. ठीक है, एंड द पाथ, जो पाथ ये ट्रेस किया है पॉइंट P ने, वो जहां पे एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, ये पॉइंट क्या होता है? जहां पे ये पाथ इंटरसेक्ट हो रहा है एक्सिस को, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. वर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, तो हमें ये जो कर्व्स ड्रॉ करने, ये तीनों कर्व्स हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, तो वैसे ही आपका जो पैराबोला है वो एक्सिस को इंटरसेक्ट होगा तो ये वर्टेक्स होगा. ये हाइपरबोला है वो एक्सिस को इंटरसेक्ट होगा, वहां पे आप इंटरसेक्ट होगा, वहां पे एक वर्टेक्स पॉइंट होगा. ठीक है, तो ये तीनों कर्व्स हमें ड्रॉ करते समय हमें कौन से दो पॉइंट्स लोकेट करना है? फर्स्ट वन नीड टू लोकेट फोकस एंड सेकंड वन इज द वर्टेक्स. एंड टू लोकेट दीज टू पॉइंट्स वी नीड eccentricity value. ये eccentricity value हमें लगती है. And this eccentricity is also the ratio, and this ratio in terms of the focus, vertex and directrix. ये तीन जो words है, focus, vertex and directrix, ये तीन words में उसका जो eccentricity is the ratio. Suppose मैंने ये intersecting point को C दिया है, जो directrix है उसके ऊपर ये point है C point. ठीक है, अब यहाँ पे focus है और यहाँ पे फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच में आपका वर्टेक्स आता है. ठीक है, तो अब ये इसेंट्रिसिटी रेशियो क्या है? अब केयरफुली देखो, क्योंकि बहुत लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करते हैं.
इसेंट्रिसिटी हमें एग्जाम में क्या दिया होता है, इसेंट्रिसिटी दी रहती है एंड आइदर डिस्टेंस बिटवीन द VF डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन द CF और डिस्टेंस बिटवीन द CV, ये तीनों में से एक कोई तो डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल होगा एंड इसेंट्रिसिटी दी है। तो ये इसेंट्रिसिटी एंड द गिवन डायमेंशन, ये दोनों यूज करके हमें तीनों पॉइंट्स पहले लोकेट करना है। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है किसकी, ये जो हमारी डायरेक्ट्री फोकस मेथड है उसकी ये फर्स्ट स्टेप है। पहले ये इस डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन, उसको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो जो आपका एक्सिस है एंड एक्सिस के ऊपर CVF, ये तीनों पॉइंट्स लोकेट करो एंड उसके लिए कौन सा डेटा यूज करना है, either any one dimension is given in your problem and eccentricity is given in your problem। तो ये जो दो डेटा है वो दो डेटा यूज करके हमें ये तीनों पॉइंट्स लोकेट करना है। अगर इतना काम आप एग्जाम में करते हो तो आउट ऑफ 6 आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इतना काम अगर आपने किया विदाउट कर्व, विदाउट ड्राइंग एनी कर्व, तो आपको आउट ऑफ 6 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट पार्ट हो गया, आउट ऑफ 6 2 मार्क्स। अब ये कैलकुलेशन, हाँ इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी रेशियो क्या है, इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो, लिसन केयरफुली, इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो, रेशियो है वो, ठीक है, वो किसका रेशियो है, इज द रेशियो ऑफ वर्टेक्स। अब वर्टेक्स को तो दो वर्ड्स वहां पे यूज कर सकते हो, वर्टेक्स और उसको दूसरा वर्ड यूज करेंगे मूविंग पॉइंट P, क्योंकि वर्टेक्स का ये जो पाथ है वो पाथ तो मूविंग पॉइंट P का है। When this path intersect to the axis, then this point is called as the vertex। मतलब वो जो आपका प्रॉब्लम रहेगा, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, उसमें ये वर्टेक्स यूज कर सकते हैं या मूविंग पॉइंट P, मतलब डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स और डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट P, ये दोनों में से कोई ना कोई तो डिस्क्रिप्शन आपके प्रॉब्लम में रहेगा। ठीक है, देन फोकस को दूसरा नाम क्या है, फोकस का दूसरा नाम है फिक्स पॉइंट, फोकस का दूसरा नाम है फिक्स्ड पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स का दूसरा नाम है फिक्स्ड लाइन। तो ये दोनों अल्टरनेटिव नेम्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछते समय इसमें से कौन सा भी वर्ड आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये वर्टेक्स है और ये फोकस है, सो इसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द फोकस, so distance of vertex from the focus to the distance of vertex from the directrix, so VC। तो इसेंट्रिसिटी क्या है, VF डिवाइड बाय VC। ओके, तो ये रेशियो आपको परफेक्टली याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा कैलकुलेशन सर डिपेंड रहेगा। हाँ बोलो सर, डायरेक्ट फोकस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स नहीं होता है क्या इसेंट्रिसिटी? क्या क्या, डायरेक्ट फोकस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स नहीं रहता है क्या? लेकिन ये ड्राइंग में हमें डिस्टेंस लेना है ना सर, तो वो जो C का ओरिजिन है ना, वहाँ पे जो लाइन हाँ। इंटरसेक्ट हो रही है, हाँ, वहाँ से फोकस तक का डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, कहाँ से, वहाँ से सर वो डिस्टेंस दिया रहेगा आपने ना? CF बोला, ठीक है, हाँ हाँ और दूसरा कौन सा डिस्टेंस, सर, वो एक F तक का डिस्टेंस और Y एक्सिस पे C का डिस्टेंस जो रहेगा। लेकिन C का कहाँ से, सर वहाँ से ओरिजिन से, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही C है ना। हाँ सर, वहाँ से Y एक्सिस पे ऊपर। नहीं नहीं नहीं, ये डिस्टेंस हमें नहीं दिया, हमारे प्रॉब्लम में ये डिस्टेंस मेंशन नहीं होता है, ये जस्ट हमने एक लाइन ड्रॉ की है, हमें देते समय क्या देंगे, वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले जो पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस देना आपको प्रॉब्लम में रहेगा। ओके सर। तो हमारी इसेंट्रिसिटी क्या है, VF डिवाइड बाय VC। तो ये फॉर्मूला परफेक्ट याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको प्रॉब्लम में दिया है डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट P, लिसन केयरफुली, डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट P फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज 30 mm। तो कौन सा डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट P फ्रॉम द फिक्स पॉइंट VF। तो VF आपको 30 mm डिस्टेंस दिया है एंड इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2/3, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2/3।
तो 2/3 इसेंट्रिसिटी आपको दी है, मतलब ये लेस देन 1 है, तो ये आपका इलिप्स है, इतना तो कंफर्म हो गया। लेकिन ये ड्रॉ करना है तो हमें सी पॉइंट भी लोकेट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये वी सी डिस्टेंस भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो वी एफ दिया है, हमें वी सी कैलकुलेट करना है। तो हमारी इसेंट्रिसिटी का रेशियो क्या है, वी एफ डिवाइड बाय वी सी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। और आपको डिस्टेंस कौन सा दिया है, 30 mm वी एफ डिस्टेंस दिया है, तो इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय वी सी। तो ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन से हमें क्या करना है, 30 इंटू 3/2, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 45। तो ये 45 mm आपको कैलकुलेशन साइड में करना है, कंपलसरी करना है, ठीक है। ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन साइड में करना है। और वहां पे ये जो लेटर्स है उसके लिए लेटरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप फर्स्ट शीट में ड्रॉ करने वाले 4 mm के हाइट लेकर, तो वहां पे ये लेटरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप जैसे कैलकुलेशन करते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वैसे ही डायरेक्टली ये साइड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करना है आपको। अब ये आपके पास वीसी भी अवेलेबल हो गया, तो हम ये एक्सिस पर 3 पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। वीसी कितना है 45 mm, तो यहाँ से 45 mm पर आपका वी आएगा, एंड वी एफ आपका डिस्टेंस है 30 mm, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो इसके लिए ये 2 मार्क्स है। अगर हम ये 3 पॉइंट सक्सेसफुली लोकेट करते हैं एक्सिस पर, तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट लिसन केयरफुली, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ। सर यहाँ भी यूनिट्स मेंशन नहीं करते हैं? नहीं, हम हमारे जो हम जो पूरा ड्राइंग करने वाले पूरे एंड तक जो कोर्स है, उसमें हम सारे डायमेंशंस मिलीमीटर में यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आप नंबर लिखेंगे वो मिलीमीटर का ही नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे 45 या गलती से किसी ने 4.5 लिया, तो वो पूरा 0 मार्क्स हो जाएगा आपका। आपको जो भी नंबर लिखना है, जो भी डायमेंशन लिखना है, वो डायमेंशन मिलीमीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी 2 मार्क्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। आपने ये 3 पॉइंट्स लोकेट किए, लेकिन 3 पॉइंट्स कितने कितने डिस्टेंस पर लोकेट किए ये एग्जामिनर को पता नहीं है ना, तब तक वो 2 मार्क्स आपको नहीं देगा। तो उसके लिए आपको क्या शो करना है, आपके प्रॉब्लम में क्या गिवन डेटा दिया था, वी एफ, बस इतना एक ही डायमेंशन आपको वहां पे शो करना है। तो वी एफ के लिए हमें क्या करना होगा, वी से एक लाइट लाइन, एफ से एक लाइट लाइन, और दोनों ये क्या हो गई आपकी एक्सटेंशन लाइंस बन गई। कल हमने देखा है ना डायमेंशनिंग पार्ट, यस सर। एक्सटेंशन लाइन सबको पता है, हाँ यस सर। तो ये एक्सटेंशन लाइन के बीच में हमारी डायमेंशन लाइन आएगी, और एरो हेड आपका जो रेशियो है वो कितना रेशियो होता है, 1/3। 1:3, करेक्ट। तो उसके ऊपर हमें 30 mm डिस्टेंस लिखना है। बस ये एक ही जो गिवन डेटा दिया है ना, उतना डायमेंशन अगर आपने लिखा है, तो ये टोटल आपके 2 मार्क्स का काम हो गया, ठीक है। इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन डायमेंशन अगर नहीं दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी भी एक भी मार्क आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब नेक्स्ट लिसन केयरफुली, द रेशियो, आपके प्रॉब्लम में रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ मूविंग पॉइंट पी फ्रॉम द फिक्स लाइन टू द मूविंग पॉइंट पी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज गिवन 2/3। तो वो कर्व कौन सा है, इलिप्स। इलिप्स। इलिप्स क्यों, हाइपरबोला। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर लेस देन इसका मतलब आपने क्वेश्चन केयरफुली रीड ही नहीं किया, लिसन नहीं किया। मैंने क्या बोला था कि डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट पी, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट पी फ्रॉम द फिक्स लाइन टू द डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट पी मींस वर्टेक्स फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो मैंने आपको क्या बोला था कि वीसी डिवाइड बाय वीएफ इज इक्वल टू 2/3 है। तो ये इसेंट्रिसिटी है क्या, नहीं, इसेंट्रिसिटी ये 1/e है। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो गई हमारी, 3/2 हो गई। तो 3/2 मतलब ये कर्व कौन सा होना चाहिए, हाइपरबोला। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम में क्या दिया है वो आपको केयरफुली रीड करना है। पहले नोट डाउन करो, डायरेक्टली जैसे आप रीड कर रहे हैं वैसे यहाँ पे पेज पर लिखते जाओ आप क्या रीड कर रहे हैं, तो ही समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा है और ये आपको गिवन डेटा क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पहले 3 पॉइंट्स लोकेट करने, ठीक है। देन इसके बाद हम प्रोसेस देखेंगे क्या है। अब दूसरी जो मेथड है हमारी क्या है, रेक्टेंगल मेथड।
ठीक है, रेक्टेंगल मेथड, ये रेक्टेंगल मेथड। अब इस रेक्टेंगल मेथड में हमें क्या करना है, रेक्टेंगल जनरेट करना है पहले, और उस रेक्टेंगल के अंदर हमें दोनों इलिप्स एंड पैराबोला ये कर्व्स ड्रा करना है। ठीक है, हाइपरबोला का हम देखेंगे लास्ट में, लेकिन पहले ये जो दो कर्व्स है वो दो कर्व्स मुझे रेक्टेंगल के अंदर जनरेट करना है। अब आपको पता है कि इलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस, तो ये गिवन डेटा रहेगा आपके क्वेश्चन में। तो माइनर एक्सिस is equal to 60 mm and major axis is equal to 120 mm। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो आपको पता है कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। सो मेजर एक्सिस आपका ये 120, इसके सेंटर जो मिड पॉइंट है वहां से आप ड्रॉ करेंगे माइनर एक्सिस। अब इसका रेक्टेंगल आपको बनाना है। कैसे बना सकते हो आप रेक्टेंगल, ये दो डायमेंशंस है, ये दो डायमेंशंस यूज करके आपको रेक्टेंगल पहले जनरेट करना है। क्या कर सकते हैं इसमें, रेक्टेंगल कैसे जनरेट होगा, एक्सिस को पैरेलल लाइन, करेक्ट, ये जो आपका मेजर एक्सिस है इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कहां से, ठीक है मैं इसको नेमिंग करता हूँ, ए बी आपका मेजर एक्सिस है एंड सी डी माइनर एक्सिस है। तो ए बी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, कहां से ड्रॉ करना होगा, सी एंड सी से एंड डी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। और ये जो आपकी सी डी लाइन है इसको पैरेलल लाइन होगा फ्रॉम द ए एंड फ्रॉम द बी। तो ये हो गया रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के अंदर हम इलिप्स ड्रॉ करने वाले हैं, और इलिप्स का 1/4 पार्ट इस रेक्टेंगल में होगा, 1/4 पार्ट इस रेक्टेंगल में होगा, 1/4 पार्ट इसमें और 1/4 पार्ट इसमें रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हमें इलिप्स जनरेट करना है। ठीक है, अब पैराबोला के केस में आपको पैराबोला का शेप पता है, ऐसे ये पैराबोला होता है। ठीक है, अब ये पैराबोला के केस में अगर मैं बोलना चाहूंगा तो ये जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और ये क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगा आपका पैराबोला का, ये पैराबोला का क्या है, बेस, और ये पैराबोला की क्या है, हाइट है। तो बेस एंड हाइट ये दो डायमेंशंस आपको एक क्वेश्चन में दिए जाते हैं, बेस एंड हाइट। तो सपोज बेस 80 mm है एंड हाइट 100 mm है, तो ये दो डायमेंशंस यूज करके मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल पहले जनरेट करना है। तो वो कैसे करना है, आपके पास बेस अवेलेबल है तो आपने बेस 80 mm की लाइन ड्रॉ की, और हाइट जो होती है वो हाइट मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है 100 mm। तो ये जो दो लाइन्स है वो दो लाइन्स यूज करके आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल कैसे आएगा, ये जो आपकी बेस लाइन है उसको पैरेलल यहाँ से लाइन, और ये एंड पॉइंट्स ज्वाइन कर दो, ये आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो ये पैराबोला का हाफ पोर्शन यहाँ पे एंड हाफ पोर्शन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। सर हाँ, मेजर एंड माइनर ये कौन से क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसमें होते हैं मेजर माइनर एक्सिस। आपने जो अभी तक कर्व्स देखे होंगे ना, आपको इलिप्स पता होगा, हाइपरबोला पता होगा, पैराबोला पता होगा। तो मेजर माइनर एक्सिस किसके केस में रहते हैं, इलिप्स के केस में ना, तो इलिप्स में रहेंगे वो। ठीक है, तो इलिप्स क्या होगा आपका, क्लोज कर्व होगा। ठीक है, पूरा क्लोज होगा आपका। और पैराबोला हाइपरबोला दोनों कर्व्स कैसे होंगे, ओपन कर्व्स रहेंगे, क्योंकि वो एंड मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होने वाले। वैसे इसमें क्या है, अगर मैंने यहाँ से इलिप्स को स्टार्ट कर दिया और एक कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों कर्व क्या हो गए, एट द लास्ट दोनों एक पॉइंट में आकर यहाँ पे इंटरसेक्ट होने लगते हैं। ये आपका इलिप्स क्या है, क्लोज कर्व है। वैसे पैराबोला यहाँ से स्टार्ट हो गया, वो एंड ही नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये पैराबोला एंड हाइपरबोला दोनों क्या है, ओपन कर्व्स है। ठीक है, तो ये सब बेसिक रिक्वायर्ड है फॉर द फर्स्ट टू मेथड्स। जो तो हम मेथड स्टडी करने वाले हैं, डायरेक्टरी फोकस मेथड एंड रेक्टेंगल मेथड, उसके लिए ये पूरा बेसिक और कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और एक कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, या इजीली आप कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हम जो भी पैराबोला करेंगे तो वो वर्टिकली लेंगे ना? हाँ, पैराबोला वर्टिकली ही रहना चाहिए। अब उस केस में आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि ड्रॉ रेक्टेंगल ऑफ दिस साइज, इस साइज का रेक्टेंगल ड्रॉ करो। ठीक है, बट इन दिस केस लॉन्गर साइड इज पैरेलल टू द एक्सिस, longer side parallel to the axis, or
शॉर्टर साइड इज पैरेलल टू द बेस, ऐसे इस वर्ड में आपको दिया जाएगा। तो आपको लॉन्गर एक्सिस को, सॉरी लॉन्गर साइड कौन सी है, 100 mm, तो Yeah. 100 mm आपको एक्सिस को लेना है। एक्सिस मतलब हाइट, ये जो पैराबोला का एक्सिस है ये हाइट है, उसको पैरेलल मतलब आपको ये वर्टिकल 100 लेना है, और बेस जो हमारा 80 है वो 80 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेना है। हमें वर्टिकली ही ड्रॉ करना है, पैराबोला वर्टिकली ही ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल मेथड में, रेक्टेंगल मेथड। ओके, Yes, sir. ठीक है, तो ये दो मेथड्स है, वो दो मेथड्स के लिए यहाँ मैं एक कैलकुलेशन लेने वाला था। करेक्ट, तो सपोज आपको प्रॉब्लम में दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। फिक्स पॉइंट कौन सा है, एफ, फिक्स लाइन कौन सी होती है, डायरेक्ट्रिक्स। सो इसमें से इसका डिस्टेंस दिया है हमें 120 mm, ये डिस्टेंस आपको दिया है, एंड इसेंट्रिसिटी इज गिवन 3/2। तो ये 3/2 है, मतलब वो हाइपरबोला इतना तो कंफर्म है। तो मुझे ये 3 पॉइंट्स लोकेट करना है। मेरे पास ये 120 क्या दिया है हमें, CF डिस्टेंस दिया है। तो ये CF क्या होगा, CF इज इक्वल टू VC प्लस VF, करेक्ट। अब ये इसेंट्रिसिटी 3/2 है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है आपकी, VF डिवाइड बाय VC। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू VF इज इक्वल टू 3/2 VC, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो VF की वैल्यू है, वो VF की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। तो VC प्लस 3/2 VC, और CF का डायमेंशन तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, कितना दिया है, 120। तो ये कैलकुलेशन में क्या होगा, सिर्फ VC आपका अननोन होगा, तो इससे आपको VC फाइंड आउट करना है, और बाद में VC की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और VF की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये दोनों वैल्यूज आपको कंपलसरी कैलकुलेशन में दिखाना है कि कैलकुलेशन आपने कैसे की है। ये पूरा डिटेल कैलकुलेशन वहां पे रिक्वायर्ड है। अदरवाइज अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट आउट किया है तो वो आपका कॉपी केस कंसीडर किया जाएगा, किसी दूसरे को पूछा है और डायरेक्टली उसने यहाँ पे मार्क किया है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ पे यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कर्व्स है, यहाँ पे कैलकुलेशंस कहाँ पे लगने वाले हैं, ये पहली मेथड है हमारी जिसमें हम कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है टू फाइंड आउट द लोकेशंस ऑफ द V, F एंड C। देन सर्कल का सर्कमफरेंस, पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वहां पे हमारा कैलकुलेशन चाहिए। देन लास्ट में जो ये डेवलपमेंट पोर्शन है, उस डेवलपमेंट में कौन के केस में कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो जहां जहां पे कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है वो पेज पर दिखना चाहिए कैलकुलेशन। लास्ट टाइम एक कोन का प्रॉब्लम पूछा था डेवलपमेंट में, ठीक है। तो पहले 2 स्टेप्स ड्रॉ करने के लिए 4 मार्क्स थे और लास्ट स्टेप के लिए 4 मार्क्स थे आउट ऑफ 8 मार्क्स। तो अगर किसी ने कैलकुलेशन नहीं किया है लेकिन वहां पे एंगल उसने करेक्ट ड्रॉ किया है, मतलब वहां पे एंगल भी उसने मेंशन नहीं किया लेकिन वो बाकी का सॉल्यूशन करेक्ट है नेक्स्ट 4 मार्क्स वाला, लेकिन उसने एंगल का कैलकुलेशन नहीं किया, तो एग्जामिनर क्या बोलेगा, ये मुझे पता नहीं कि उसने कैलकुलेशन कैसे किया है, उसको कैलकुलेशन आता है कि नहीं, या उसने जो एंगल वहां पे एंगल भी नहीं लिखा है, मतलब वो एंगल जो दिया है वो करेक्ट है कि नहीं पता नहीं है। तो उस एग्जामिनर ने क्या किया, आउट ऑफ 8 उसको सिर्फ पहला जो स्टेप्स थे उसको सिर्फ 4 मार्क्स दिए, लेकिन आगे का सॉल्यूशन उसका करेक्ट था, लेकिन एक मिस्टेक क्या हो गई, उसने कैलकुलेशन वहां पे नहीं किया, तो उसके लिए उसके 4 मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो गए। तो आपको क्या रखना है, जहां पे आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, जहां पे आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, वो पेपर पर दिखना चाहिए कंपलसरी कैलकुलेशन, ठीक है। मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पे कैलकुलेशन अवॉइड करते हैं, मतलब डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, तो वो मेथड्स अब इसमें तो कैलकुलेशन ही रिक्वायर्ड है क्योंकि मुझे ये 3 पॉइंट्स लोकेट करना है। तो जो गिवन डेटा दिया उन्होंने CF एंड इसेंट्रिसिटी, इससे मुझे कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन अगर मैं नहीं करता तो ये आगे मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो जहां, हाँ हेलो, हाँ सर कैलकुलेशन कैसे, पेन से करना है या पेंसिल से? पेंसिल से। पेन कहाँ पे यूज करना है, जो आपकी नेम प्लेट रहेगी वो नेम प्लेट लिखने के लिए सिर्फ पेन यूज करना है, बाकी नेम प्लेट के अलावा जो हमारे राइट कॉर्नर में, राइट बॉटम कॉर्नर में वहां पे हमारे नेम प्लेट है, उसके अलावा जो हम शीट पर ड्रॉ करेंगे वो पूरा पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, कैलकुलेशन भी पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ओके।
तो ये इसमें किसी को डाउट है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, देन रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप बेसिक वर्क कंप्लीट करके रेडी रहेंगे, तो हमारा जो आगे वाला टाइम है वो टाइम हमारा सेव हो सकता है। तो मैं आपको, अगर ये समझ में आ गया होगा तो मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो तीनों क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो 4 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन, ये जो अभी अपनी बेसिक प्रिपरेशन की है वो प्रिपरेशन करके आप रेडी रहेंगे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। इसमें किसी को डाउट है ये कैलकुलेशंस में, या रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। तो मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो उसकी बेसिक प्रिपरेशन करके आप रेडी रहेंगे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर एक्सिस is equal to 120 millimeter. मुझे ये बताओ, लाइन डिवाइड का आपको हो गया? लाइन कैसे डिवाइड करते इक्वल पार्ट्स में किसी बैच को? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। मेजर एक्सिस 120, ये कितना टाइम है? ठीक है, मैं 5 मिनट्स में आपको लाइन को कैसे इक्वल डिवाइड करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन वैसे मतलब वो मेथड यूज करने का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे सकता हूँ। ठीक है, सपोज आपके पास ये लाइन है, इस लाइन को मुझे, अब इसका डायमेंशन है 157, इस लाइन को मुझे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 8 पार्ट्स मेरे इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ओके, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि हम 157 डिवाइड बाय 8 करेंगे, तो कैलकुलेशन कितना आ रहा है चेक करो एक बार। वन 57 बाय 8 19.625। तो ये जो मतलब हमें 8 पार्ट्स करना है ना, ईच पार्ट 19.625 पर एग्जैक्ट होना चाहिए। ग्राफिक्स में एग्जैक्ट जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो आप स्केल से ये पॉसिबल है, स्केल लेकर आप कर सकते हैं इसके 8 पार्ट्स? नो सर। यस। कैसे करेंगे? स्केल पर क्या होगा, 19.6 तक हम कर सकते हैं, लेकिन 25 एग्जैक्ट परफेक्ट कर सकते हैं क्या? नो सर। अगर मैंने यहाँ पे स्केल रख दिया और मुझे 8 पार्ट्स करना है, तो ये जो डायमेंशन है वो लेकर मैं एग्जैक्ट पार्ट्स नहीं कर सकता। तो आपको एक मेथड पता है कि ये जो लाइन है उसको बाइसेक्ट करना है। पहले यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे बीच सेंटर में, देन जो 2 पार्ट्स है उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो वो मेथड क्या है, लेंथी मेथड। तो उसके अलावा और एक मेथड, ठीक है, अब मैंने ये लाइन दी है आपको, प्रॉब्लम में लाइन दी है, तो ये लाइन आपकी क्या होगी, डार्क लाइन होगी। अब मुझे इस लाइन को डिवाइड करना है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहा हूँ। तो मुझे एक्स्ट्रा प्रोसेस करना है, तो वहां पे जो भी हम एक्स्ट्रा प्रोसेस मतलब एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो वो सब लाइट होना चाहिए, लाइट लाइन, थिकनेस उसका कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं प्रोसेस क्या कर रहा हूँ। ये मेरी ओरिजिनल लाइन है, उसको मैं एक एंड पॉइंट लिया मैंने, ये एंड पॉइंट, यहां से एक दूसरी लाइन ड्रॉ की, उसका एंगल कितना भी ले लो, आपको जो चाहिए वो एंगल ले लो, लेकिन वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, 0 से 89 तक आप कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, और 90 लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो लाइन है, अब मुझे कितने पार्ट्स करने थे, 8 पार्ट्स करना है। तो मैं इस लाइन का डायमेंशन रखूंगा 8 सेंटीमीटर, 80 मिलीमीटर। अगर मुझे 12 पार्ट्स करना है तो इस लाइन का, हाँ हेलो सर, पेज थोड़ा मिडल में लीजिए ना, वो दिख नहीं रहा। ओके, फिगर दिख नहीं रही थी। हाँ अब दिख रहा है? हाँ सर, ओके। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ब्लैक कलर की लाइन, ये लाइन का डायमेंशन डिपेंड ऑन द हाउ मेनी पार्ट्स आर रिक्वायर्ड। मुझे 8 चाहिए तो इसका डायमेंशन होगा 80 mm। अगर 12 चाहिए तो इसका डायमेंशन होगा 120 mm। ठीक है, अब मुझे हमारे प्रॉब्लम में क्या करेंगे, 8 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा कोर्स है इसमें हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पार्ट्स है, तो ये मैंने लाइन जो ड्रॉ की वो 80 mm की लाइन होगी। तो इसके ऊपर मैं 8 पार्ट्स, ये 80 mm के 8 पार्ट्स इजीली कर सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर पर मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
ओके 1 सेंटीमीटर पर मैंने ये सारे 8 पॉइंट्स लोकेट कर दिए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसका फ्री एंड ब्लैक कलर के लाइन का और इसका फ्री एंड ये दोनों स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट पैरेलल लाइन। उसके लिए रोलर स्केल यूज करना है आपको। तो रोलर यहाँ पे रखो, जैसे कि ये मेरे पास रोलर है, ठीक है, ये रोलर स्केल है जिसको एक रोलर होगा, ये रोलर रोल होगा आपका, जो आपको रेड कलर का रोलर दिख रहा है, ये रोलर आपका रोल होगा और उसके सामने स्केल है। तो ये रोलर स्केल मैं यहाँ पे रखूंगा और धीरे धीरे उसको रोल करते जाऊंगा। 7 से लाइन ड्रॉ करूंगा, देन 6 से लाइन ड्रॉ करूंगा, 5 से लाइन ड्रॉ करूंगा। ऐसे सारे पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो आपको जो ऊपर की लाइन है, वो ऊपर की लाइन एग्जैक्टली 8 पार्ट्स में आपकी लाइन डिवाइड हो जाएगी। तो ये डिवाइड करने की प्रोसीजर यही आपको अप्लाई करना है। तो ये एक आपको आज ट्राई करके देखना है। किसी भी एक लाइन को लेना है, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बाद में कंपास में ये डिस्टेंस ले लो आपके कंपास में और चेक करो सारे डायमेंशंस जो आपने डिवाइड किया वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। ओके, ये एक प्रोसेस करना है। और यहाँ पे अब मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस में गिवन रहेगा क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? नहीं, हम वो जैसे जैसे आगे जाएंगे वो आपको बता दूंगा कि कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये माइनर एक्सिस है, उसका डायमेंशन ले लो 80 mm। ये एक प्रॉब्लम। दूसरा हाइट 120 mm एंड बेस, ये पैराबोला का है, बेस 80 mm, ये पैराबोला के लिए। थर्ड इसेंट्रिसिटी 2/3 एंड VF 20 mm and fourth eccentricity 5/3 and CF 80 mm। सॉरी ये हाइपरबोला हो जाएगा, पैराबोला, ठीक है। और एक प्रॉब्लम, ये सबकी बेसिक प्रिपरेशन करके रखना है आपको। CF इज इक्वल टू 80 mm। ये इलिप्स है, ये हाइपरबोला है और ये पैराबोला है। बस इतना डेटा सफिशिएंट है ना पैराबोला के लिए, या कुछ देना पड़ेगा? और पैराबोला के लिए डेटा सफिशिएंट है या इसेंट्रिसिटी भी देनी चाहिए? सफिशिएंट है सर। सफिशिएंट है क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 होती है। तो CF अगर 80 है तो VF एंड VC बोथ आर सेम। ओके, तो ये प्रिपरेशन करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा कोर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ, नंबर एंटर करो चैट बॉक्स में। ओके, किसी को डाउट है? सर आपने जो क्वेश्चन दिए वो दोनों मेथड के लिए रेडी करना है क्या? हाँ, ये हमारा पहले जो 2 है वो रेक्टेंगल के और 3, 4, 5 डायरेक्ट्रिक फोकस मेथड के। ये बेसिक प्रिपरेशन अगर आपके साइड से रेडी रहेगी तो हम यहाँ पे फास्ट ले सकते हैं ना।